चलिए शुरू करें। लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था हमने, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर न्यूमेरिकल भी कर रहे थे। ठीक, तो न्यूमेरिकल से ही क्लास खत्म हुई थी, अभी और क्वेश्चन करने हैं उसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम is suspended through a silk thread of length 40 centimeter. Now 40 centimeter in a horizontal electric field of इतना न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। If the particle stay at a distance of 24 centimeter from the wall in equilibrium, find the charge on the particle. फाइंड द चार्ज ऑन द पार्टिकल। देखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रिक फील्ड थी, हॉरिजॉन्टल में इस तरह से, ठीक, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी हॉरिजॉन्टल। अब क्या होता है, एक पेंडुलम को ऐसे लटकाते हैं किसी थ्रेड से ना, और इस पेंडुलम के पास क्या है, चार्ज है। इस पेंडुलम के पास क्या है, देखो, एक चार्ज पार्टिकल ना, इस चार्ज पार्टिकल को लटकाते हैं। अच्छा, जब लटकाओगे यहां पे फील्ड में, तो क्या सीन होगा इस पेंडुलम के साथ, किधर जाएगा, इधर चल के चलाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। समझ आ रही ना बात। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किधर चलता है, फील्ड की लाइन में चलता है ना। पॉजिटिव चार्ज किधर चलता है, फील्ड की लाइन में चलता है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। जब इधर आ जाएगा तो कह रहा है इस पोजीशन पे ये किस में है, इक्विलिब्रियम में ना, इक्विलिब्रियम में है। तो एक चीज आपसे बोल रहा है, कह रहा है ये जो क्या कहते हैं, इस थ्रेड की जो लेंथ है वो कितना है, कितना दी हुई है, 40 सेंटीमीटर। तो इस थ्रेड की लेंथ कितना है, 40 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ये जो गया है वॉल से, मतलब ये पहले कैसा था, सीधा था, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये वाली, ये कितनी है, 24 सेंटीमीटर ना। समझ आ रही ना बात। ये वाली दूरी कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो अगर ये दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए, फाइंड द चार्ज ऑन द पार्टिकल। फाइंड द चार्ज ऑन द पार्टिकल। तो आपको चार्ज की वैल्यू बताना है। तो चलिए चार्ज की वैल्यू कैसे बताएंगे, देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये वाला क्या कहते हैं, इसके ऊपर कितने फोर्सेस लगेंगे, सबसे पहले ये डिसाइड करो। इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितने लग रहे हैं। अच्छा, फील्ड इधर धकेल के लेके गई है, तो इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और नीचे की तरफ कौन सा लगेगा इसके, mg। क्या लगेगा, mg ना। अच्छा, एक बात बताओ, ये हो गया। अच्छा, इस रस्सी के अंदर क्या लगेगा, टेंशन T। ये कितना हो जाएगा, T। क्लियर रहेगा। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे पहले, अब मेरे ख्याल से अगर ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है, क्या है, थीटा है, तो ये कितना है, टेंशन कितना है, T है। तो मैंने आपको फिजिक्स में कई बार पढ़ाते वक्त बताया है कि अगर Z बन जाता है, क्या बन जाता है, Z बन जाता है, तो अगर Z बन रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो अगर आप ईमानदारी से देखेंगे, यहां पे ये वाली लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं, तो ये Z बन रहा है ना, Z बन रहा है। अगर ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा। अच्छा, जिससे एंगल लगा हुआ है वो कंपोनेंट क्या होगा, T cos थीटा, और जिससे एंगल नहीं लगा हुआ है वो कितना होगा, T sin थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक चीज देखिएगा, ये पार्टिकल यहां पे किस में है, इक्विलिब्रियम में। किसमें है, इक्विलिब्रियम।
अगर ये पार्टिकल यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है तो जितना अंदर फोर्स लग रहा है उतना बाहर, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई ना, और जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी। डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करोगे टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई डिवाइड बाई एम जी। अब मसला ये है कि टेन थीटा कैसे निकले, क्या चीज, टेन थीटा। अच्छा इस ट्रायंगल को यहाँ पे आप बनाइएगा, यहाँ पे साइड में बना देता हूँ इस ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को बना दिया। अच्छा ये कितना है 24 और ये कितना है 40 ना, तो पैथागोरस से जब सॉल्व करोगे, जिसको पैथागोरस पता है ना, दोनों छोटी साइडों का स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ी साइड का स्क्वायर, या तो आप यहां से कर लीजिए, या तो दूसरा जुगाड़ एक और है, अगर आप देखोगे ये 8 से कट जाएगा, कितने से कट जाएगा, 8 से, तो ये कितना हो जाएगा 8 3 जा, और ये कितना हो जाएगा, तो अगर ये 3 है और ये 5 है तो ये कितना होगा 4 होगा। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा कि नहीं ये बात। अरे ये 24 था और ये कितना था 40 था, तो ये जानते कितना आता, 32 आता, जब पैथागोरस से सॉल्व करते तो कितना आता 32 आता, तो 32 आता पैथागोरस से, तो बात तो सेम ही है ना, तो इसको क्या कर लीजिए 8 से डिवाइड कर लीजिए तीनों को, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 4। समझ आ रही ना बात। तो अब इससे क्या होगा, चाहे लास्ट में आपका, अच्छा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है थोड़ा सा बताइएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कहां पे होता है, एंगल के सामने, और बेस ये, तो कितना हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू एफ ई कितने के बराबर होता है, फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा हो, कल पढ़ाया है कितने के बराबर होता है, क्यू ई के बराबर, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एम जी। अब इसमें से आपको क्या पूछा है, चार्ज, तो चार्ज को छोड़ दीजिए, फील्ड की वैल्यू कितना है इतना, और एम की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ग्राम को किस में बदल लोगे केजी में, और जी की वैल्यू पुट कर दोगे क्यू आ जाएगा। ठीक है, करके देखिए, इसका जो आंसर आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻7 आएगा। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्लियर है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नीट का है और दिखने में तो लेंदी है, लेकिन है बहुत हल्का क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए टॉय कार विथ चार्ज स्मॉल क्यू moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of uniform electric field ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिएगा, इसकी पिक्चर मैं बना रहा हूं, ये इस तरह से, ये मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को हमने रखा ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को हमने रखा। अब चार्ज के साथ क्या होता है, ड्यू टू क्यू ई, इस पे क्या लगेगा, फील्ड में जब रखोगे पॉजिटिव चार्ज को क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो जब फोर्स लगेगा तो इसकी स्पीड बढ़ के 0 से कितनी हो जाती है, 6 मीटर पर सेकेंड। 0 से कितनी हो जाती है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 0 है, अच्छा किधर चलेगा पॉजिटिव चार्ज, फील्ड की तरफ, तो फील्ड की तरफ चलेगा। यहाँ पे मान लेते हैं पहुंच गया, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है 0, और यहाँ पे कितनी हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। क्लियर रहेगा। अब आगे की जर्नी देखिएगा, आगे कह रहा है एट दैट इंस्टेंट, जब इसकी स्पीड कितना हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड, उसी टाइम डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। डायरेक्शन जो फील्ड की है उसको क्या कर दिया जाता है,
रिवर्स कर दिया जाए। तो ये जो फील्ड की डायरेक्शन ऐसी थी अब ऐसी हो गई, वही फील्ड है उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अच्छा, रिवर्स करने पे क्या सीन होगा थोड़ा सा बताइएगा, रिवर्स करने पे क्या सीन होगा। इधर की तरफ स्पीड बढ़ रही थी, अब उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने पे इसकी स्पीड क्या होगी, घटने लगेगी। तो कह रहा है ये काम कितने तक हुआ, कितने तक, 2 more सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के लिए और आगे। अच्छा, ये जो काम हुआ था ये कितने सेकेंड में हुआ था, 1 सेकेंड में। यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्यू टू द क्यूइंग द वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड, कितने सेकेंड में, तो 0 से कितना हुई 6, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड। अब फील्ड को क्या कर दिया, रिवर्स। अब फील्ड को अगर आप रिवर्स कर दोगे तो रिवर्स करने पे क्या होगा, फोर्स किधर लगने लगेगा, जो आगे लग रहा था अब किधर लगने लगे, पीछे। अब ये 0 से कितना होगा वो, अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 6 से घट के कितना हो जाएगी, 0 ना, उल्टा हो जाएगा। समझ आ रही ना, पहले वेलोसिटी बढ़ी तो फील्ड मदद कर रही थी, फिर उसके बाद फील्ड क्या कर रही है, इसका अपोज। तो 1 सेकेंड में, अच्छा ये बताओ अगर वही फील्ड है ना जो यहां पे थी वही है, तो ये बढ़ा रही थी और ये क्या कर रही, घटा रही। तो जितने सेकंड में इसने बढ़ाया है, लॉजिकली आप कह सकते हो उतने ही सेकंड में इसने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड। अब कह रहा है 1 सेकेंड नहीं चला है, जहां से ग्रीन फील्ड स्टार्ट हुई है, कितने सेकेंड चला है, 2 सेकेंड। यहां पे कितना लिखा हुआ है, 2 सेकेंड ना, तो 1 सेकेंड तो बीत चुका, इसको स्पीड किस में करने में, 0 कर। अब इसके बाद क्या होगा, फील्ड किधर लग रही है, इधर ना, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल रिटर्न हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, रिटर्न, और यहां तक फिर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। समझ आ रही ना बात, यहां तक क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। 1 सेकेंड में कितना हो जाएगी स्पीड बताइए, 0 से बढ़ के फिर कितना हो जाएगी, 6 मीटर पर। यहां 1 सेकेंड में 0 से बढ़ के कितनी हुई, फिर उसके बाद अगले सेकेंड में 6 से 0, क्योंकि अपोजिट वही फील्ड काम कर रही है। फिर उसके बाद 1 सेकेंड में कितना हो जाएगी, तो टोटल जर्नी इसकी कितने की है, 3 सेकेंड। कितने सेकेंड की, पहले 1 सेकेंड चला, फिर उसके बाद फील्ड उल्टी कर दी, उल्टी करने के बाद कितने सेकेंड के लिए चला, 2 सेकेंड। तो 1 सेकेंड लगेगा इसको स्पीड 0 करने में और 1 सेकेंड स्पीड बढ़ाने में। समझ आ रही ना। अब कह रहा है आप ये बताइए एवरेज वेलोसिटी, क्या बताइए, एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता हो, 1D जिसने पढ़ा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई क्या होता है, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइएगा। अच्छा ये बताओ, यहां से चला था और यहां पे वापस आ चुका है ना, अब दूरी निकाल लेते हैं, 1 मिनट। देखो यहां से यहां गया तो 0 से स्पीड बढ़ के कितना हुई है, 6 हुई है। तो आप ये दूरी निकाल सकते हो, आपके पास कौन सी इक्वेशन है, ये वाली। क्या क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और क्या पता है, टाइम। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, एक्सीलरेशन। तो कौन सी इक्वेशन, v = u + at ना। अच्छा फाइनल स्पीड कितना है, 6, इनिशियल स्पीड कितना है, 0, और एक्सीलरेशन पता करना और टाइम कितना है, 1। तो a = कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन पता चल गया। अब मुझे ये क्या निकालना है, यहां पे मुझे क्या चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन होती है, ये वाली लगा दो, v² = u² + 2as। अच्छा ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, और फाइनल कितना है, 6, और एक्सीलरेशन कितना है, 6। तो s कितना आ जाएगा बताइए, कितना आएगा, ये 36 और ये 12 डिवाइड करोगे तो s = कितना हो जाएगा, 3 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा, मतलब ये वाली जो दूरी है वो कितने की है, 3 मीटर। अब अगली चीज सुनिए, अगर ये एक्सीलरेट कर रहा था तो कितना मीटर, 0 से स्पीड 6 होने में कितना मीटर चला, 3। तो 6 से 0 होने में कितना चलेगा, 3, और फिर 0 से 6 होने में कितना चलेगा, 3। तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, जो बची हुई दूरी हो। ये 3 गया,
और फिर आगे 3, फिर उसमें से 3 क्या हो गया वापस, तो बचा कितना 3, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 3, और टाइम कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्या पूछा आपसे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या होता है, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बताइएगा कितना होगी, 3 3 6 3 9, और डिवाइड बाई टाइम कितना 3, तो कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। बस आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2020 के आसपास पूछा गया था। देखिए 1D का क्वेश्चन किससे रिलेट करके पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैट्स। चलिए अगला देखिए, लिख चुके हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, पिछले जैसा कहीं ना कहीं है। इन ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m and charge plus q released from rest on a smooth horizontal ground at point capital A as shown at a distance L from A. There is a vertical wall. If the collision of the block with the wall is perfectly elastic, find the time period of the पीरियोडिक मोशन ऑफ द ब्लॉक। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिएगा क्या कहता है। ये देखो यहाँ पे एक वॉल है ना, ये वॉल है सामने, और ये जो जमीन है ये कैसी है, फ्रिक्शनलेस है। कैसी है, फ्रिक्शनलेस। अब इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक, ये ब्लॉक हो गया। अब इसके बाद कह रहा है यहां पे एक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, इस फील्ड को मैं बना देता हूं ऐसे, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ना। अच्छा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इस पे ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ब्लॉक ऑफ मास m और चार्ज, तो इस ब्लॉक पे चार्ज कितना है बताइए, प्लस q। तो अगर ब्लॉक पे चार्ज प्लस q है तो ब्लॉक किस तरफ चल के जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज है। अब जा करके ये कहां पे टकराएगा, वॉल से। क्या करेगा, वॉल से टकराएगा। एक मिनट रुक जाओ, वॉल से क्या करेगा, टकराएगा। तो वॉल से टकराएगा और कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन की खासियत क्या होती है, जिस स्पीड से टकराएगा उसी स्पीड से क्या होगा, वापस होगा। समझ आ रही ना। अच्छा एक बात बताओ, जब यहां से चलना शुरू किया है, देखो कह रहा है ये डिस्टेंस कितने के बराबर है, L के बराबर। कितने के बराबर है, L के बराबर। अब देयर इज ए वर्टिकल वॉल ऑफ कोलिजन ऑफ द ब्लॉक विद द वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, चलिए अब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब देखिएगा ये जा करके वॉल से क्या करता है, टकराता है। तो टकराने का टाइम हम निकाल सकते हैं। टकराने का टाइम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे हमारे पास डाटा क्या क्या है, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, और क्या चीज पता है, डिस्टेंस, और फाइंड क्या करना है, क्या पता करना है। तो डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, S इज इक्वल टू ut प्लस at²। अच्छा ये बात पता है ना, क्लियर है आपको, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए इक्वेशन है, और एक्सीलरेशन इस केस में क्या होता है, q एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, QE बाई। अच्छा ये चार्ज रास्ते में चलते हुए बदल जाएगा क्या, नहीं। इसका मास बदल जाएगा, नहीं। और फील्ड बदल रही है, नहीं। तो अगर तीनों चीजें कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इन इक्वेशंस का हम यूज कर सकते हैं। 3 इक्वेशन होती है ना 1D की, तीनों का यूज कर सकते हैं।
चलिए अब देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसकी 0। अच्छा कितना डिस्टेंस है ये l, और एक्सीलरेशन कितने के बराबर हो जाएगा क्यू ई बाई एम के बराबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। इसको इधर लेके चले आइए तो कितना हो जाएगा 2ml डिवाइड बाई कितना हो जाएगा क्यू ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, रूट स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बना देगा 2ml डिवाइड बाई कितना हो जाएगा क्यू ई। ये हो गया टाइम, जानते हैं किसका, किसका एल लेंथ जाने का, कितना हो गया जाने का। अच्छा टकराने के बाद, टकराने से पहले जो इसकी स्पीड थी, टकराने के बाद भी यही स्पीड होगी। अच्छा जब टकराने के बाद रिटर्न होगा ना तो ये फील्ड इसकी स्पीड क्या कर रही थी, बढ़ा रही थी, और जब रिटर्न होगा तो यहीं पे आके क्या हो जाएगा 0। तो जाने में टाइम जितना लगेगा उतना, तो इसी का क्या हो जाएगा 2 गुना। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कैपिटल टी से लिख देता हूं 2 टाइम्स ऑफ रूट 2ml डिवाइड बाई कितना हो जाएगा क्यू ई। बस आंसर हो जाएगा। समझ आया, 0 से स्पीड बढ़ के कितना हुई थी v, और v से कितना होगी फिर वापस। तो अच्छा जहां से चला वहीं पे घूम के आ जाएगा ना, तो इस मोशन को क्या बोलते हैं पीरियोडिक मोशन ना। A particle of mass small m and charge plus q is thrown with velocity v at an angle theta with the horizontal. If in space the electric field of strength E exists in vertical downward direction, find the horizontal range of the projectile. अब इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन की जानकारी किसकी चाहिए। अब इसमें से जिन्होंने बाद में एडमिशन लिया है, अपलोडेड है लेक्चर, लेकिन किसी ने ट्राई नहीं किया होगा कि देख लें, फिर बनाएंगे क्या चेहरा की समझ। कैसे मैं घुस जाऊं तुम्हारे दिमाग में, ये देखना इसमें क्या है, फील्ड किधर है डाउनवर्ड, फील्ड डाउनवर्ड है, और इस मास पे चार्ज कितना था m, और वो मास कितना था m, और पार्टिकल पे चार्ज कितना था प्लस q, थ्रोन विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो देखिएगा हॉरिजॉन्टल वाली लाइन ये होती है ना, हॉरिजॉन्टल से आपने ऐसे फेंका u स्पीड से और किसी एंगल थीटा, ठीक है, किसी एंगल थीटा पे u स्पीड से फेंका। अब u स्पीड से फेंकने के बाद आपसे कह रहा है दी हॉरिजॉन्टल रेंज, जब इस पत्थर को फेंकोगे तो ये कैसे जाकर के गिरेगा, इस तरह से, इस तरह से, और ये वाली दूरी को क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेंज। अब इसका फार्मूला मैं पढ़ा चुका हूं, रेंज इज इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी होता था। ये जानते हैं कब होता था, जब पत्थर कहां से गिरता था, जी से गिरता था। किससे गिरता था, अब यहां पे क्या सीन है ना, जी से नहीं गिर रहा है, बल्कि क्या गिर रहा है जानते हैं, यहां पे किससे गिर रहा है, यहां पे फील्ड की वजह से, किसकी वजह से, और फील्ड का एक्सीलरेशन कितना होता है क्यू ई डिवाइड बाई ना, यही होता है। तो यहां पे जी की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा क्यू ई बाई एम। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा क्यू ई बाई एम। बस यही काम करना है। अगर आपसे यहीं पे हाइट पूछता, क्या पूछता, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ये होती है ना, इसका फार्मूला याद है क्या है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहां पे g की जगह पे कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, g की जगह पे कितना हो जाएगा क्यू ई बाई, बस एक्सीलरेशन की जगह पे उठा के ये पुट कर दो। इससे पहले जब हम यहाँ पे अर्थ पे फेंकते थे पत्थर, तो यहाँ पे क्या लगता था
जी लगता था। अब ये किसकी वजह से ऐसा मोशन किया? फील्ड की वजह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? QE बाई एम। कर लीजिए इसको। इसमें सिर्फ यही पूछा था और हमने वो भी बता दिया हाइट का। टाइम पीरियड पूछे उसमें भी जी की जगह पे क्या हो जाएगा? ठीक है, हो गया, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू कितना है? 2 माइक्रो कूलम और Q2 इज इक्वल टू कितना है? 1 माइक्रो कूलम। आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस B इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इज इक्वल टू कितना? 2 सेंटीमीटर। ये दूरी दी हुई है, कहाँ पे प्लेस किया गया है? ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन ऑन दी y एंड x एक्सिस। y एंड पहले कौन सी एक्सिस है? y। तो पहले देखिएगा यहाँ पे, इसको ऐसे कोऑर्डिनेट बना लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला चार्ज Q1 चार्ज किस एक्सिस पे है? y पे। और Q2 किस पे है? x पे। तो y पे क्या हो गया? Q1। y पे कौन हो गया? Q1। और x पे कौन हो गया? Q2। यहाँ पे x पे Q2, और दोनों की वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, अब आगे कह रहा है ये जो Q1 है वो कितनी दूरी पे है? B इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो दूरी है ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। ये B इज इक्वल टू है ना। और जो कौन सा है? Q2 है, वो कितनी दूरी पे है? 2 सेंटीमीटर। A इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। ये वाला कितने सेंटीमीटर पे? 1 सेंटीमीटर पे। और ये वाला कितने सेंटीमीटर? जो क्वेश्चन का डाटा था उस हिसाब से कर दिया। अगर x पहले होता तो x वाले में होता। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब यहां तक हो जाने के बाद कह रहा है द फील्ड वेक्टर एट पॉइंट A, B, एट पॉइंट। अब फील्ड वेक्टर जो बताना है वो किस पे बताना है? A, B पे। A, B। अच्छा, ये वाली दूरी कितना है? और ये वाली? तो A, B कहां पे होगा पॉइंट? देखो, A, B बोल रहा है ना, तो ये इतना A हो गया और B ऊपर होगा ना, तो यहां कहीं क्या होगा? A, नहीं समझ आई बात? ये पहले कितना चलोगे? A, और फिर कितना चलोगे? तो ये क्या कहलाता है? A, B। मतलब x में कितना चलना है? A, और y में कितना चलना है? B। यहां पे पहुंच गए। अब यहां पे कह रहा है जो फील्ड है, जो क्या है? फील्ड है। अच्छा ये बताओ, ये वाली दूरी A है तो ये वाली दूरी कितना होगी? A। और ये वाली दूरी B है तो ये वाली दूरी कितना होगी? B। अब देखिए, ये क्वेश्चन देखने में भयानक है लेकिन है बहुत सिंपल। अब इसके बाद एक बात आप खुद बताइएगा मुझे, ये वाला चार्ज इस पॉइंट पे, अच्छा टेस्टेड चार्ज मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अच्छा, फील्ड का कॉन्सेप्ट मैं एकदम क्लियर बता दे रहा हूं, पढ़ा भी चुका हूं। अगर दो चार्ज होते हैं ना और इसके बीच की दूरी r है तो ये फोर्स निकलेगा, कितना होगा? K, Q1, Q2 अपॉन क्या होगा? और अगर इसी की वैल्यू 1 कूलम हो जाती है तो क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है। और क्या होता है? K, Q, और ये कितना होगा? 1। लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाई क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज इस पे जब फील्ड बनाएगा इस पॉइंट पे, तो इस पे कैसा चार्ज मान लोगे? पॉजिटिव। कैसा मान लोगे? तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल। और एक बात याद रखना, टेस्टेड चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा? अगर यहां पे मैं 1 कूलम ना लिखूं ना, तब भी ये इस पे क्या बनाएगा? ये समझने के लिए बात बता रहा हूं। जनरली होता कितना है? 1 कूलम, लेकिन लिखा नहीं जाता। तो लिखा नहीं जाता तो कैसा मान के फाइंड करोगे? 1 कूलम और कैसा? पॉजिटिव।
कैसा मान के? तो ये फील्ड का फार्मूला है। तो अब देखिए ये वाला इस पॉइंट पे अगर 1 कूलम चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा? रिपेल, इस लाइन में ना। और ये वाला रेड कलर वाला ये पॉजिटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव, इसको इस लाइन में क्या करेगा? रिपेल ना। अच्छा ये बताओ, ये चार्ज Q1 है तो इसका नाम मैं E1 रख देता हूं ना, और ये चार्ज कौन है? Q2, इसका नाम क्या रख देता हूं? E2। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आप ये बताइए जो इसकी रिजल्टेंट फील्ड है, क्या है? रिजल्टेंट फील्ड इस पॉइंट पे, उसका एंगल कितना होगा? क्या चीज? एंगल। अब यहां पे देखिए, जिसने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है उसमें मैंने एंगल निकाल के दिखाया, और मैकेनिक्स में कितनी बार दिखा दिया है, मतलब करके दिखा। लेकिन जब लड़का यहां पे नहीं निकाल पाता बहुत तकलीफ होती है कि इतनी बार पढ़ाने के बाद भी नहीं कर पाता। और ऐसे भी लड़के होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या होगा, वो तो पूछना तो दूर की बात है, वो बहुत दूर हो गया, मतलब लगभग 50वीं बार आ रहा होगा तब भी नहीं निकाल पाता। पूरा वेक्टर पढ़ाया हुआ है पूरा। अच्छा जितना क्लास पढ़ाता जा रहा हूं सब कहां पे है? अपलोड है, तब भी नहीं देख रहा है कि सीख ले, वहां से सीख ले, और सीधा आता है एक्सपेक्ट करता है घुसा दे दिमाग में, नहीं घुसेगा, है कि नहीं? तो अब इसको जिसने वेक्टर पढ़ा है अगर बताए यहां पे इसका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से निकालते हैं कि नहीं? ये कौन सी फील्ड होगी? ई रिजल्टेंट ना। ये कौन सी फील्ड होगी? ई रिजल्टेंट होगी। अच्छा ये E2 है तो ये भी क्या होगा? E2। अब एंगल पूछा है ना, एंगल कहां से पूछा है? दो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल y एक्सिस से और ये वाला किससे है? अब देखिए आ गया आपका 9th का काम। किसका आ गया? 9th का। सारे ऑप्शन किस में दिख रहे हैं? tan में। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसके सामने? एंगल के सामने। ये क्या होगा? E2 बाई E1। अब इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक चार्ज किसी पॉइंट पे फील्ड कितना बनाता है? KQ अपॉन। अब ये बताओ ये वाला कितना फील्ड बना रहा है? E1। E1 का फार्मूला क्या होगा? यहां से देखिएगा, E1 का फार्मूला क्या होगा? यहां से पढ़ करके बताइए। E1 का KQ1 डिवाइड बाई कितना होगा? R की जगह पे कितना है? A, तो कितना हो जाएगा? A स्क्वायर। अच्छा E2 लिख सकते हो ऐसे ही, ये वाला बनाएगा, इस पे कितना होगा? KQ2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? अपॉन। तो अपॉन यहां पे लिखो या नीचे लिख लो। अच्छा चलो यहीं पे लिख देते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा? B स्क्वायर। अच्छा ये वाला जो डिवाइड में है जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में, और पलट के लिखा जाता है तो कितना हो जाएगा? KQ2 डिवाइड बाई B स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? A स्क्वायर डिवाइड बाई KQ1। Q1 से वो K से K क्या हो जाएगा? अच्छा Q2 की वैल्यू कितना दी हुई है? यहां पे कर देता हूं, पढ़िएगा। Q2 की वैल्यू कितना दी हुई है? 1। और Q1 की वैल्यू 2, और माइक्रो में है कट जाएगा, रेशियो है कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा A की वैल्यू बताइए, A की वैल्यू कितना है? 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और B की वैल्यू, B की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और ये कितने के बराबर है? tan थीटा। कितना आएगा बताइए? बस आ गया आंसर D1। समझ आ रही ना? ये जबरदस्त क्वेश्चन है, एंगल पूछ। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन को जोड़ करके कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने, ठीक है? हेडिंग डालिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स वाले में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया है ये बात, अभी फिर बता रहा हूं कि अगर एक चार्ज और यहाँ पे क्या है? दूसरा चार्ज,
और इसके बीच की दूरी r है, तो इसमें क्या लगता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है और वो कितना होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर ना। अब इसके बाद क्या होता है, समझ रहे हो ना। अगर फील्ड की बात करें तो एक चार्ज अगर यहाँ पे q है और उससे दूरी कितनी है, r है, तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कितने का है, 1 कूलाम का। तो फोर्स की वैल्यू, फोर्स ही क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है, और कितने के बराबर होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे एक बात पता चलती है, जितने क्वेश्चन हमने फोर्स के लिए किए हैं सारे क्वेश्चन किसके ऊपर हो सकते हैं, फील्ड के ऊपर। बस उसमें से क्या करना होगा, इसमें 2 चार्ज लगा हुआ है ना, इसमें कितने हैं और इसमें सिर्फ क्या है, तो ये वाले को निकाल के फेंकना होगा, फील्ड का हो जाएगा आंसर। किसका हो जाएगा, फील्ड का हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि इसमें जिस पॉइंट पे फील्ड पूछता है उस पॉइंट पे कैसा चार्ज होता है, 1 कूलम। कितना होता है, और वो 1 यहाँ पे दिखता नहीं है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप जानते ही हो, क्या निकालना होता है, सिंपली रिजल्टेंट। क्या निकालना होता है, रिजल्टेंट। तो पढ़ा ही चुका हूं, क्वेश्चन सीधा करते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइडें कैसी है, इक्वल है, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू, और ये वाली जगह कैसी है, खाली है। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, जहाँ पे फील्ड पूछेगा यहाँ पे कितना मान लेंगे, 1 कूलम। कितना मान लेंगे, 1 कूलम का चार्ज मान लेंगे, और यहाँ पे क्या निकाल देंगे, फील्ड निकाल देंगे। तो एकदम फोर्स के जैसा सॉल्व करना है। अच्छा ये पॉजिटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 1 कूलम जो मानोगे टेस्टेड चार्ज होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इसी लाइन में क्या करेगा, रिपेल ना, और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, इसी लाइन में क्या करेगा, रिपेल। अच्छा ये बताओ, जितना दूरी इससे है उतना दूरी इससे है, जो चार्ज जितना ताकत इसके पास है उतनी ताकत इसके पास है, तो ये दोनों फील्ड क्या होगी, सेम होगी। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने का होता है, 60 का, ठीक है। और एक बार फिर मैं बोल दे रहा हूं, फिर से एक बार, कि जहां पे फील्ड निकालनी होगी वहां पे टेस्टेड चार्ज 1 कूलम का माना जाएगा, और कैसे साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ। समझ, अगर ये निगेटिव होता तब क्या करता, इसको अट्रैक्ट करता। समझ पा रहे हो ना, क्या करता, अट्रैक्ट करता। चलिए खैर, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, और मैं आपको कई दफा ये बात बता चुका हूं कि अगर 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो, 60 हो, तो इसका नेट जो रिजल्टेंट आता है वो कितने के बराबर आता है, √3e के बराबर। अब चाहे इस वाले पेयर से निकाल दो e की वैल्यू, चाहे इस वाले पेयर से, इससे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, √3kq डिवाइड बाई a स्क्वायर। बस आंसर हो गया। समझ आ रही हो। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, इसी के साथ आप करिएगा अपनी कॉपी पे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू, और यहाँ पे जो है ये माइनस क्यू चार्ज है, और इसकी साइडें कैसी है, इक्वल है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको क्या बताना है, ई नेट बताना है। बताइएगा तो। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। कितना होगा, ई होगा ना, हाँ सही है। अब देखो इसको भी मैंने पढ़ाया है फोर्स में, 1 मिनट देख लो फिर उसके बाद लिखते रहना। ये वाला इसको क्या करेगा, यहाँ पे कैसा चार्ज मान लोगे, पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा, रिपेल। और ये कैसा है, निगेटिव, तो इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। अब मसला है एंगल जानना, ये कितने का है, 60 का, तो ये पूरा कितना होता है, 180। तो 180 में से 60 निकल जाएगा तो कितना होगा,
और मैंने आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो 120, तो ई नेट कितने के बराबर होगा, इसका रिजल्टेंट ई के बराबर। और ई कितने के बराबर होगा, चाहे इस पेयर से निकालो चाहे इससे निकालो, कितने के बराबर हो, के क्यू डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, बस हो गया। समझ आ रही ना? हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन को मैंने ग्रेविटेशन में भी कराया, इलेक्ट्रोस्टैट में फोर्स पे कराया। अब मैं किसके ऊपर देने जा रहा हूं, फील्ड के ऊपर। तो कोशिश करिएगा कि आपसे आंसर आ जाए। देखिएगा, ये स्क्वायर है, इसकी 3 साइडों पे चार्ज है, क्यू क्यू और क्यू ना। स्क्वायर की साइडें कैसी होती है, सेम होती है। अब इस वाले कॉर्नर पे आपसे क्या पूछा है, ई नेट पूछा है। इस वाले कॉर्नर पे क्या बताना है, ई नेट बताना है, कितना होगा। 3-4 क्वेश्चन रिमाइंडर के लिए करा दे रहा हूं मैं, कि ताकि आपको याद आ जाए। जैसे फोर्स निकालते हैं वैसे ही फील्ड निकालेंगे, बस उसमें से एक क्यू क्या करेंगे, निकाल देंगे। हाँ, देखो, ये वाला चार्ज इस वाले पे कैसा मान लोगे, 1 कूलम। और पॉजिटिव में मानोगे तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल। हाँ, ऐसे ही इसको मानोगे पॉजिटिव में, ये इसको क्या करेगा, रिपेल ना। अच्छा एक बात बताओ, ये पेयर और ये पेयर कैसा है, सेम है, तो ये कितना होगा, ई, और ये कितना होगा, ई। अच्छा, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, √2e, √2e। और e कितने के बराबर होगा, चाहे इस पेयर से निकालो चाहे इस पेयर से, k q डिवाइड बाई कितना, a² ना। ये अभी हमने 2 सॉल्व किया है ना। अब ये वाला चार्ज देखिए, ये वाला जो है, ये वाला चार्ज इस वाली लाइन में एक फील्ड बनाएगा ना, ऐसे ना, इसी लाइन में ये वाला चार्ज इसी लाइन में रिपेल करेगा। इसकी फील्ड कितना होगी, देखो, k एक क्यू डिवाइड बाई कितना, ये दूरी कितने के बराबर होती है, √2a। √2a का स्क्वायर करो तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, a²। अब दोनों को क्या कर लीजिए आप, नेट आ जाएगी। तो ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगी, k q² डिवाइड बाई 2a² प्लस √2k कैपिटल Q डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, a²। क्या चीज़ कॉमन ले सकते हो, k एक Q रहेगा ना, k Q डिवाइड बाई कितना कॉमन ले लो,
ए स्क्वायर, तो कितना बचेगा यहाँ से 1/2 प्लस √2। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा के कैपिटल क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2√2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, बस आंसर हो जाएगा। अगर आप देखोगे इसको फोर्स में कराया हूं, जब फोर्स की बात कर रहा था यहां पे क्या था क्यू स्क्वायर था बस, क्योंकि इस कॉर्नर पे भी चार्ज होता था ना। अब उसकी जगह पे कितना हो गया 1 कूलम। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं नई वैरायटी का, जो ग्रेविटेशन और फोर्स में नहीं कराया, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन है, अच्छा इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन किए हैं कि किस जगह पे थर्ड चार्ज को रखें जिससे नेट फोर्स क्या हो, तो वो जो सेम फार्मूला है फोर्स के लिए वही किसके लिए हो सकता है, फील्ड, क्योंकि जहां पे फील्ड जीरो होगी वहां पे फोर्स जीरो होगा, वही सेम, समझ पा रहे हो ना। तो वो अलग कॉन्सेप्ट वहां से, मतलब जितने फोर्स की चीजें हैं सब किसके लिए हो सकती है, फील्ड के लिए। तो जो लोग यहां तक समझ गए हैं उनको अब पता चल गया होगा कि कैसे करना है, तो हर क्वेश्चन को वो रिलेट कर सकते हैं। एक नया क्वेश्चन मैं कराता हूं जो उधर नहीं कराया, ठीक है। देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन है ये, नई वेराइटी का। मैंने इन्फिनिटी पे कराया था लेकिन एन पे नहीं कराया, ध्यान से देखिएगा। ये कितने चार्ज हैं, इसी तरह के क्वेश्चन मैंने कराए हैं लेकिन उसमें एन चार्ज ना होकर के इनफाइनाइट चार्ज थे। कैसे थे, अब आपको फर्क दिखेगा उसमें और इस क्वेश्चन में। क्या फर्क है, एन चार्जेस कैपिटल क्यू 4Q 9Q 16Q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1, 2, 3 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट O। देखो ये फील्ड के ऊपर है, यहां पे मान लो ओरिजिन, क्या मान लो ओरिजिन, ओरिजिन से 1 मीटर पे, कितने मीटर पे 1 मीटर पे, ये कितना दूरी है 1 मीटर। 1 मीटर पे चार्ज कौन है Q, और फिर उसके बाद कितने मीटर पे 2 मीटर पे, तो यहां से 2 मीटर पे कौन सा चार्ज है 4Q। अच्छा 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, अभी आसानी होगी। फिर अगला चार्ज कहां पे है, अगला चार्ज कितना है 9Q, 9 को क्या लिख सकते हो 3²Q, और ये दूरी कितना है 3 मीटर। फिर अगला देखिएगा कौन सा है 16Q, ये 16 को आप क्या लिख सकते हो 4 का स्क्वायर Q, और ये कितनी दूरी पे होगा 4 मीटर। ऐसे कितने चार्जेस हैं n चार्ज। तो अगला जो चार्ज होगा लास्ट वाला, यहां से डॉट 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 कर देते हैं, मतलब ये कहां तक चलता जाएगा n। अब n की वैल्यू मुझे पता नहीं है कितना होगी, अगर पता होती तो वो दे देता, n मतलब 10 या n मतलब 20, नहीं पता ना n की वैल्यू क्या होगी। तो ये अगला चार्ज जब n वाला होगा तो ऐसे सीरीज में क्या लिख सकते हो n²Q ना, और दूरी कितना होगी, कितना होगी n, लॉजिकली कितना होगी n। अब देखो कह रहा है ये वाला चार्ज इस पे कितना फील्ड बनाएगा, ये वाला चार्ज इस पे फील्ड कितना बनाएगा, ये वाला चार्ज इस पे कितना बनाएगा, मतलब सारे n चार्ज इस पे कितना फील्ड बनाएंगे ये पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, ये सारे चार्ज सारे के सारे कैसे चार्ज हैं पॉजिटिव, और इस पे कैसा चार्ज मान लोगे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेंगे, तो सब के सब रिपेल करेंगे ना, तो सारी फील्ड क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी एक ही डायरेक्शन में। तो अब देखिए ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये फील्ड कितना बनाएगा, फील्ड का फॉर्मूला एक चार्ज की वजह से किसी दूरी r पे क्या होता है बताइए, इसके अलावा कुछ नहीं यूज करूंगा तब भी बाउंस कर जाता है, पता नहीं कैसे बाउंस करता है। ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k q डिवाइड बाई r², एक चार्ज की वजह से यही होता है ना किसी दूरी r पे, तो ऐसे इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना होगा बताइए k, चार्ज कितना q, और दूरी कितना 1 का क्या करना है स्क्वायर ना। ऐसे ही अगला देखो ये कितना हो जाएगा k, और चार्ज की जगह पे कितना है 2² डिवाइड बाई दूरी कितना, दूरी का क्या करना है स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा k
और क्यू कितना 3 स्क्वायर क्यू डिवाइड बाई दूरी कितना, ऐसे कहां तक चलता रहेगा, कहां तक चलता रहेगा। अगला चार्ज कितना है के, और कितना हो जाएगा एन स्क्वायर क्यू डिवाइड बाई दूरी कितना है एन, एन का क्या करना है स्क्वायर। अच्छा ये देखो कट क्या क्या रहा है, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर ना। अब इसमें से कॉमन क्या है, देखिए क्या कॉमन है, के क्यू कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, के क्यू कॉमन लीजिए, के क्यू कॉमन लोगे कितना बचेगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे, तो मतलब ये कब तक चलता जाएगा n तक, कितना 1। अच्छा ये 1 1 को कितनी बार जोड़ना है n बार, तो कितना आएगा आंसर 1 1 को n बार जोड़, अच्छा 1 1 को 5 बार जोड़ो कितना आएगा 5, तो 1 1 को n बार जोड़ोगे तो कितना आएगा n, तो कितना हो जाएगा n k q। अच्छा k कितने के बराबर होता है n q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सा सही हो जाएगा डी वाला। ये इनफाइनाइट का नहीं है, ये किसका है n का है। इनफाइनाइट सीरीज वाला कराए आप जा करके उसको कंपैरिजन करिएगा इससे कि कैसे डिफरेंट है उससे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडी। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है वो पॉइंट चार्ज के लिए होती है। ये जो फार्मूला है ना, किसी बॉडी मतलब कोई पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू, और किसी डिस्टेंस आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितने के बराबर होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ना। ये फार्मूला किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए है। लेकिन अगर यही जो चार्ज है पॉइंट के पास है ना तो ये फार्मूला एप्लीकेबल है। लेकिन अगर यही चार्ज किसके पास आ जाता है, किसके पास आ जाता है, एक रॉड के पास आ जाता है। ये जो चार्ज है किसके पास आ गया, रॉड के पास आ गया। अब इस रॉड की वजह से किसी डिस्टेंस ए पे अगर आपसे क्या पूछता है, ये ए यहां से दूरी है, ए से आपसे क्या पूछता है, फील्ड पूछता है ना। तो अब ये वाला जो फार्मूला था, ये चार्ज, ये क्यू है ना, ये चार्ज क्यू किसको दे दिया गया, बॉडी को। अब ये वाला फार्मूला गलत हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या आर की जगह पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहां से लिखोगे तो गलत हो जाएगा, समझ आ रही ना। तो अब जानते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट आएगा इंटीग्रेशन का। अब यहां पे ये वाली चीज जो है ग्रेविटेशन में पढ़ाई है और इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाई है। इलेक्ट्रोस्टैट में इसका पूरा डेरिवेशन कराया मैंने, समझ आ रही ना। और इलेक्ट्रोस्टैट में जब आप देखोगे, आज मैं यहाँ पे ए लिया हूं ना, उस वक्त यहाँ पे जानते हैं कितना लिया था, एल लिया था। और ये रॉड की जो लेंथ थी वो कितना थी, एल थी। ये लेकर के मैंने पढ़ाया था, समझ आ रही ना। अब देखिएगा ध्यान से, इसका फार्मूला होगा क्या। तो ये एक्सटेंडेड बॉडी के लिए, तो इसमें क्या आता है, इंटीग्रेशन। एक मर्तबा मैंने सिखा दिया है, ठीक है, कि कैसे करना है। अब मैं सीधा फार्मूला बता रहा हूं जिससे आपका आंसर हो जाए, समझ आ रही ना। तो देखिए फील्ड कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू डिवाइड बाई
ये जो आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर नहीं रहेगा, बल्कि क्या रहेगा, ए इंटू ए प्लस एल, ये रहेगा। समझ आ रहा है? एल किसकी लेंथ है, रॉड की, और चार्ज कितनी दूरी पे है, ए दूरी पे है, और ये चार्ज कितना है, क्यू है। अब ध्यान से सुनना, जब मैंने आपको ये ग्रेविटेशन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, तो ए की जगह पे कितना लिया था, एल लिया था। कितना लिया था, एल। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एल लिया था, तो ये कितना होगा, के क्यू डिवाइड बाई, ये ए की जगह पे कितना हो जाएगा, एल, एल प्लस एल कितना हो जाएगा, 2l, और 2l का किससे मल्टीप्लाई होगा, ए कितने के बराबर है, एल के, तो कितना हो जाएगा, 2, यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जब ये 4 से कितनी दूरी पे हो। अब आपको पहचानने का एक तरीका बता रहा हूं, कभी कभी ऑप्शन इतने अजीब होते हैं कि आपको करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, फील्ड का जनरल फार्मूला क्या है, के क्यू अपॉन, तो इसमें भी देखोगे के क्यू अपॉन कितनी दूरी पे था चार्ज, एल स्क्वायर, मतलब यहां पे एल क्यूब नहीं हो सकता, क्योंकि डायमेंशन क्या रहती है फील्ड की, या यूनिट क्या रहेगी, सेम ही रहेगी ना, तो एल क्यूब हो जाएगा तो यूनिट बदल नहीं जाएगी। तो लॉजिकली भी आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। पता चला 4 ऑप्शन दिए थे, एक में एल की पावर 3 थी, एक में एल की पावर कितनी थी, 1 थी, और एक में एल की पावर कितना थी, 2, और एक में एल की पावर कितना थी, 4। तो आप तुरंत जान जाते कि जिसमें एल की पावर 2 है वो सही है। समझ आ रहे हो, क्योंकि डायमेंशन और यूनिट बदल नहीं सकती, चाहे पॉइंट चार्ज की वजह से हो, चाहे एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडी। बॉडी मतलब आप समझ रहे हो, ये पॉइंट के पास चार्ज था और ये किसके पास है, बॉडी के पास, तो ये पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन इसके जैसा आएगा। इसके डिवाइड में क्या है, तो इसके डिवाइड में क्या होगा, एल स्क्वायर, बस एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 किसकी वजह से आ रहा है, इंटीग्रेशन की वजह, किसकी वजह से आ रहा है। अब देखो, जब इसी फार्मूले को ग्रेविटेशन के लिए पढ़ोगे, किसके लिए पढ़ोगे, अगर आप ग्रेविटेशन के लिए पढ़ोगे तो यहां पे k की जगह पे क्या होता है, g, और q की जगह पे क्या होता है, m, बस किसके लिए बदल गया, ग्रेविटेशन के लिए। समझ गए ना, तो इस फार्मूले को लिख लीजिए, ये जनरल फार्मूला है। चलो अगला देखते हैं, हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर ऑफ uniformly charged. यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मतलब एक वायर हो, उसकी वजह से क्या पढ़ना है, और ये चीज देखिएगा, फाइनाइट, अभी हम पढ़ेंगे किसके लिए, इनफाइनाइट के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे, इनफाइनाइट के लिए। तो ये बढ़िया इसको समझिएगा, इसका डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा ना, इसका खाली फार्मूला बताऊंगा और क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। बहुत लेंदी है, मतलब यहां से चाहिए 45 मिनट कम से कम समझाने के लिए, समझ आ रही है, तो इतना टाइम है नहीं। एक वायर ले लो, इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है ना। अब पॉजिटिवली चार्ज वायर है, अब इसकी वजह से किसी पॉइंट पे आपसे क्या पूछ रहा है, किसी डिस्टेंस r पे, ध्यान से देखिएगा, किसी डिस्टेंस r पे यहां पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या पूछ रहा है, फील्ड। अच्छा अब देखिए, ये कोई पॉइंट चार्ज के लिए तो है नहीं,
कि ऐसे उठाए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख दिए। ये कैसी चीज है, ये क्या चीज है, बॉडी है ना, तो बॉडी की वजह से फील्ड अलग होगी, इस फार्मूले से नहीं निकलेगा, वो पॉइंट चार्ज के लिए था। समझ आ रही हो? अब देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बढ़िया से समझिएगा। सबसे पहले एक बात, बस यही चीज फील करना है, बाकी डेरिवेशन तो कराना नहीं है। ध्यान से देखना, ये पॉइंट नीचे है ना, अच्छा सेंटर कहीं यहां कहीं होगा, सेंटर से क्या है नीचे है। तो अब आप देखिए इतना वायर नीचे है, इतना ही वायर ऊपर ले लीजिए, इतना ही वायर ऊपर ले लीजिए, ले लिए ना। अब आप देखना ध्यान से, एक कोई यहां से टुकड़ा लीजिए, एक टुकड़ा ना, एक टुकड़े की वजह से ये वाला फार्मूला तो वैलिड है फील्ड वाला, एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस आर पे क्या फील्ड होगी इसके लिए तो एप्लीकेबल है ना। तो एक टुकड़े पे जो चार्ज, पूरे वायर पे कितना चार्ज है, क्यों, तो एक टुकड़े पे चार्ज कितना होगा, इस वाले कितना होगा, डी क्यू ना। अब डी क्यू चार्ज की वजह से ऐसे इस पॉइंट पे फील्ड ऐसे लगेगी ना, ऐसे, और ये कितने के बराबर होगी, डीई ना, कितने के बराबर होगा, एकदम सीधा बनाइएगा, थोड़ा सा मेरा तिरछा हो गया। अब देखो जितनी दूरी पे इस सेंटर से, मतलब ये यहां से बेस से जितनी दूरी पे ये वाला एलिमेंट है, उतनी दूरी पे इसका भी एलिमेंट होगा ना, तो इसका एलिमेंट होगा, तो ये ऐसे ये वाला डी क्यू चार्ज इस पे फील्ड बनाएगा ना। अच्छा दोनों का एंगल ये क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जितना ऊपर ये है उतना नीचे ये है, और ये फील्ड किधर बनाएगा, इधर बनाएगा डीई ना। अच्छा एक बात बताओ, यहां से अगर इस लाइन को ऐसे सीधा ड्रॉ कर दो तो ये वाला एंगल कितना है, थीटा, तो ये वाला एंगल जस्ट सामने वाला कैसा होगा, इधर वाला कितना होगा, अल्टरनेट है ना थीटा, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा। अब ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताइए, डी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा इस वाले का देखिए कितने कंपोनेंट होंगे बताइए, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या होगा डी जिससे एंगल लगा हुआ कॉस थीटा, और ये कितना होगा डी साइन थीटा ना। अब अगली बात बोलिएगा, जिसका कंपोनेंट कर दिया उसका काम। अच्छा जितना ये ऊपर है उतना ये ना, तो सिर्फ फील्ड किस डायरेक्शन में है, ये वाली ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, क्योंकि जितना नीचे उतना। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अच्छा एक बात बताओ, इस सेंटर से जितना ये वायर है उतना ये वायर है ऊपर ना, तो ये और ये इतने वायर जो है ना ऊपर फील्ड बनने देंगे ना, सिर्फ किधर बनेगी, परपेंडिकुलर। तो इस फील्ड का नाम क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसका नाम क्या होगा, ई परपेंडिकुलर। समझ आई बात? अच्छा अब ये बताओ, चलो जितना नीचे था उतना ऊपर, ये दोनों एक दूसरे की फील्ड को क्या कर दिए, लेकिन इतना जो एक्स्ट्रा है वो क्या करेगा, वो किधर बनाएगा, वो ऐसे बनाएगा ना, तो ऐसे बनाएगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट, तो मतलब ये वाली फील्ड बन जाएगी ना। अरे ये दोनों क्या हो चुके हैं, कैंसिल। अब इतने वायर की वजह से किधर फील्ड बनेगी, नीचे। अच्छा ये वाली वायर से कैसी है फील्ड, कैसी है, पैरेलल, कैसी है, तो दो फील्ड बनेगी वायर की वजह से, एक कैसी परपेंडिकुलर और एक कैसी पैरेलल। तो दो फार्मूले हमें चाहिए, कितने फार्मूले चाहिए, दो फार्मूले, एक कैसा होगा परपेंडिकुलर और एक कैसा होगा पैरेलल। बस इसी के दो फार्मूले हमें रट लेने हैं, फिर इसके बाद हमारा काम हो जाएगा। और वो फार्मूला क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो फार्मूला होगा, पहले परपेंडिकुलर वाला लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर वाला देखिएगा, परपेंडिकुलर वाला के लेमडा डिवाइड बाई ये वाली जो दूरी है ये कितनी है, आर है, परपेंडिकुलर कितना है आर, और यहां पे क्या होगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अभी एक एक चीज मैं समझा रहा हूं, और फिर उसके बाद ये जो पैरेलल वाली फील्ड है, कौन सी वाली, पैरेलल वाली, इसका फार्मूला होगा के लेमडा बाई आर, और यहां पे क्या हो जाएगा कॉस बीटा माइनस
कॉस अल्फा हो जाएगा। ये हो गया पैरेलल वाला। अब एक मिनट समझिएगा, अभी ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है, इस वायर की मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये तो आपको समझाने के लिए था कि दो फील्ड होगी, एक कैसी होगी वायर से परपेंडिकुलर और एक कैसी होगी। अच्छा ये बताओ, ये वायर का मिडिल था ना, ये जो रेड कलर वाली लाइन थी, जितना वायर नीचे है उतना वायर, अगर इस वाली लाइन में ये पॉइंट होता, बीच में होता, तो जितना वायर नीचे उतना वायर, तो ये वर्टिकल वाली क्या हो जाती। अब आप देखना, उस वक्त जितना एंगल ऊपर वाला बनाएगा उतना एंगल अल्फा और बीटा क्या होगा, सेम। अल्फा और बीटा सेम होगा तो ये जीरो हो जाएगा ना। अगर ये जीरो हो जाएगा तो पैरेलल वाली क्या हो जाएगी, खत्म। सिर्फ कौन सी बचेगी, अगर ये कहां पे होता पॉइंट, सेंटर पे। नहीं समझ आई? अगर ये बीचों बीच होता तब क्या होता, ऊपर वाली और नीचे वाली एक दूसरे को क्या कर दी। लेकिन अगर नीचे है तो फील्ड दोनों होगी, परपेंडिकुलर और पैरेलल किधर बने, किधर एक्स्ट्रा वायर है, ऊपर, तो फील्ड किधर बनेगी, नीचे। अच्छा ये बताओ, अगर ये पॉइंट ऊपर हो जाए तब परपेंडिकुलर सामने, और जो फील्ड नीचे बन रही थी वो किधर बनने लगे, क्योंकि अब नीचे वायर ज्यादा है। समझ पा रहे हो ना? तो नीचे वायर ज्यादा होगा तो फील्ड किधर बनेगी, ऊपर है। इसमें क्या नहीं समझ आ रहा है? हाँ, अरे मैं कह रहा हूं ये वायर पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे अगर पॉइंट सेंटर में होता तो क्या होता है, एक टुकड़ा, इसके जितने टुकड़े यहां पे लोगे उसका जस्ट अपोजिट टुकड़ा नीचे होगा, होगा ना। तो ये फील्ड किधर बनाएगा, ये वाला ऐसे बनाएगा, और ये फील्ड कैसे बनाएगा, तो इसका कंपोनेंट करोगे ये और ये होगा, और इसका कंपोनेंट क्या होगा, एक ये होगा एक ये होगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाना है। तो और क्या समझाया हूं। और इस वाले में अगर पॉइंट नीचे होगा, तो पॉइंट नीचे होगा तो ये देखिए इसका सेंटर है ना, तो जितना वायर नीचे है उतना वायर ऊपर यहां तक मान लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे की वर्टिकल वाली फील्ड को क्या कर देंगे, अब कैंसिल करने के बाद इतना एक्स्ट्रा है ना वायर, ये फील्ड किधर बनाएगा, ऐसे तिरछी बनाएगा ना। तो तिरछी बनाएगा तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक ऐसे होगा और एक ये वाला किस में जुड़ जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये वाला रह जाएगा ना, वो क्या होगा, पैरेलल। वो कौन सा होगा, तो दो फील्ड होगी। तो अगर सेंटर पे होगा पॉइंट तो वर्टिकल के वाली क्या हो जाएगी, कैंसिल, क्योंकि जितना अल्फा होगा उतना, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो पैरेलल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाए। लेकिन अगर पॉइंट नीचे है तो पैरेलल वाली फील्ड किधर होगी, नीचे की तरफ। अगर पॉइंट किधर है, ऊपर, तो पैरेलल वाली किधर होगी, ऊपर की तरफ। समझ आ रही ना? और ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं अल्फा और बीटा। एक मिनट, अल्फा और बीटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अल्फा किसे कहते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा चार्ज नहीं बनाता हूं, अब तो जान ही रहे वायर पे कैसा है, चार्ज है, तो चार्ज नहीं बनाता हूं। ये परपेंडिकुलर लाइन ले लीजिए, ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे कितना है, ये r दूरी है, इसके लिए ये फार्मूला है, ध्यान से सुनिएगा। ये तो समझा रहा था मैं कहानी, समझ आ रही ना? ये वाला जो एंड है, पहला टॉप वाला, ये वाला जो एंगल है, ये अल्फा लिया है मैंने, क्या लिया है, तो अल्फा हो गया। और ये वाले पॉइंट से ये वाला जो एंड है, उस एंगल को मैंने क्या बोला है, बीटा। क्या बोला है, बीटा। ये वाला एंगल जो है वो क्या है, बीटा। अब देखो अल्फा और बीटा डिफाइन कैसे करोगे, ध्यान से देखना। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, वहां से जो पहला एंड है टॉप वाला, वहां तक जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, अल्फा। और परपेंडिकुलर से जो दूसरा एंड वाली लाइन है, वो जो एंगल बनाएगा उसे क्या बोलेंगे, बीटा। इस फार्मूला। अब कुछ लोग एक थोड़ा सा दिमाग चला सकते हैं जब क्वेश्चन करते हुए। मान लेते हैं ये अल्फा की वैल्यू 30 है और बीटा की वैल्यू 40 है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। ये कितना है, 30, और ये कितना है, 40। अब अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू रखना था, तो कुछ लोग आज 4 दिन बाद उनके जहन में आएगा ये एंगल ऊपर है तो प्लस, और ये एंगल नीचे है तो इस फार्मूले में प्लस माइनस लेकर के ही डेरिवेशन है, आपको प्लस माइनस रखने की जरूरत नहीं है।
आप सीधा क्या रखोगे, अगर अल्फा 30 है और बीटा कितना है 40, तो सीधा 30-40 पुट करिए, आपको प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना, क्लियर रहेगा। बस इस पिक्चर को बनाइए और इस फार्मूले को लिख लीजिए। अगर ये बात समझ आ गई, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा नीचे पॉइंट बनाइएगा, तभी अल्फा बीटा होगा। अगर बीच में हो जाएगा तो अल्फा बराबर हो जाएगा किसके, बीटा के। समझ पा रहे हैं ना। और पढ़ाएं कि छोड़ दे, छोड़ दें हैं। इसके आगे देखेंगे कल, ठीक है। थैंक यू।